हेलो फ्रेंड, मैं हूँ राज और आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंग्लिश टी पी टी में। दोस्तों, ये वाला वीडियो है, ये इसका फोर्थ पार्ट है जो 9 मार्च को पेपर हुआ था टीजीटी का, और मैंने बहुत ही विस्तार से ये वीडियो बनेगा और पूरा जो सोल्यूशन है आपको हम बताएंगे। तो अब आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो, इट इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। तो ये वाला तो आप लोग जान रहे होंगे कि ये मैकबेथ से है, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कि इसको तो सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो। तो यहाँ पे इसने मैकबेथ ने कहा है, जब उसकी पत्नी होती है वो मर जाती है, वहाँ पे उसने कहा है। ठीक है, पर इसमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से एक्ट से है। तो फ्रेंड्स, इसमें कई लोग का शायद गलत हो गया हो। ठीक है, क्योंकि जो सीन होता है याद करना इतना आसान नहीं होता है, एक्ट और सीन। तो आंसर नंबर 20 में होगा एक्ट 5 और सीन 5। ठीक है, एक्ट 5 और सीन 5 में है। और फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट के वीडियो हैं इसके लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ये लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखते हैं ये वाला 85 तो हो गया था, 86 देखते हैं। ये इसमें लाइन थी, लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शेडो ए पुअर प्लेयर। तो ये मैकबेथ ने कहा था, सॉलिलोक्वी में कहा था, और एक्ट 5 में और सीन 5 में ये अपीयर हुआ था। एक्ट 5 में और सीन 5 में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। इसमें कौन सी स्पेलिंग है जो मिस स्पेल्ड है, जो कि गलत है। तो ये ज़्यादातर लोगों ने सही लगाया होगा। ठीक है, डी वाला, क्योंकि डी वाला ही गलती है। कन्वीनियंस माने होता है सुविधा, यार्ट माने होता है जो पानी पे चलने वाली जो नाव होती है उसको यार्ड बोलते हैं, और इनडिस्पेंसेबल माने होता है जिससे हम बच नहीं सकते हैं, जिसको होना ही होना होता है उसको बोलते हैं इनडिस्पेंसेबल। ठीक है, तो जो इसमें डी वाला ऑप्शन होगा, डी वाला आपको दिखाते हैं, कॉन्शियंटस। कॉन्शियंटस माने होता है ईमानदार। ठीक है, कॉन्शियंटस माने होता है ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मात्मा, न्यायपरायण, शुद्ध शुद्ध अंतःकरण वाला। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जो कि बहुत ईमानदार हो और अपना काम ठीक तरीके से करे और बहुत ही बारीकी से अपना काम करे। ठीक है, और इसका जो इसका इंग्लिश में नेम है डिलीजेंट, जो अपना काम बहुत बहुत अच्छी तरह करे, मेहनत से करे। फास्टिडियस माने जो एक एक चीज़ को ध्यान रखे। फसी मेटिकुलस माने जो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करे। पेन स्टेकिंग माने भी वही होता है जो कि मेहनती होता है और काम अपना बहुत अच्छे तरीके से करता है। अब चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पर। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट एज रूल ऑफ ग्रामर। तो इसमें बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, जो कौन सा सही नहीं है। तो शैल विद द सब्जेक्ट इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ कंपल्सन। ठीक है, तो ये वाला जो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ ये बिल्कुल सही है, क्योंकि क्या कहते हैं, जो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सामान्य तौर पर हम विल का इस्तेमाल करते हैं, सामान्य तौर पर विल का इस्तेमाल करते हैं, पर जहाँ पे कंपल्सन की बात आती है, जहाँ पे दृढ़ निश्चय दिखाई देता है, वहाँ हम सेल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और सेल का जो इस्तेमाल है वो मॉडर्न इंग्लिश में अब होता नहीं है, लेकिन जो पुराना इंग्लिश ग्रामर का नियम है उसके अकॉर्डिंग ये पॉइंट नंबर ए सही है। तो इसका देख लेते हैं चार्ट। तो ये देखिए, जो सेकंड और थर्ड पर्सन है इसमें ही, शी, यू, इट, दे आते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल फ्यूचर के लिए जब एक सामान्य सी बात होगी तो विल का इस्तेमाल करते हैं, परंतु यहाँ स्ट्रांग फ्यूचर की बात होती है, कंपल्सन की बात होती है, दृढ़ निश्चय दिखाई देता है कि बिल्कुल हाँ वो काम हो ही जाएगा। ठीक है, मैं एग्ज़ाम में पास हो ही जाऊंगा क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है, इस तरह का सेंटेंस है तो इसमें दृढ़ निश्चय दिखाई देता है, तो वहाँ पे हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 बिल्कुल सही हो गया। अब बस ये वाला देख लेते हैं, शुड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सनस मीन ओट टू। तो ये भी बिल्कुल सही है। जब शुड का इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो आदमी, उसको वो काम करना चाहिए और उसका वो धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, वो उसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, जो ऑट टू करने से एक जिम्मेदारी वाली फीलिंग आती है और वो उसको काम करना चाहिए, तो सी वाला भी सही है। अब डी वाला देख लेते हैं, वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव्स 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 इम्फेसिस। तो फर्स्ट पर्सन के साथ यानी कि आई और वी के साथ जब वुड का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे
दृढ़ निश्चय और जोर वहाँ पे दिखाई देता है कि हाँ वो आदमी वो काम कर लेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी सही है। वुड का जो इस्तेमाल करते हैं उससे उससे इम्फेसिस देते हैं, जोर देते हैं कि हाँ वो आदमी कर लेगा। तो ए, सी और डी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं बी वाला पॉइंट देखते हैं। विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेसेस ब्लीक ब्लीक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन। यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ जब हम विल का प्रयोग करते हैं तो ब्लीक सेंस आता है, यानी कि दृढ़ निश्चय वहाँ पे नहीं आता है। ये जो लाइन है ये लाइन गलत है, ठीक है, क्योंकि आपको दिखा रहा है ये स्ट्रांग के लिए आता है। विल का जब प्रयोग होता है तो स्ट्रांग के लिए आता है, और जब हमें ब्लीक सेंस देना होगा यानी कि ठंडा रिस्पॉन्स हमें देना होगा और दृढ़ निश्चय वाली कोई बात नहीं होगी तो हम सेल का इस्तेमाल करेंगे। पर जब हम विल का इस्तेमाल करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ तो वो स्ट्रांग फ्यूचर बन जाता है। ये देखिए फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ वैसे तो हम सेल का इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर स्ट्रांग फ्यूचर नहीं होता है, नॉर्मली बात होती है। पर जहाँ पे स्ट्रांग फ्यूचर होता है और वहाँ पे दृढ़ निश्चय दिखाई देता है कि हाँ वो काम हो जाएगा, तो वहाँ विल का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वाले रूल के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत हो जाएगा। यहाँ बिलीव की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ बिलीव की जगह स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग फ्यूचर का सेंस देता है, तो आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन वर्क। जॉन मिल्टन के काम के अनुसार कौन सा गलत है। तो ऑफ एजुकेशन देखते हैं, इसमें ऑफ एजुकेशन कब आया है। तो इसमें सही जो जवाब है 89 का बी, यही इसमें गलत है। 89 का बी, यानी कि इसका कुछ और होगा, ठीक है। ऑफ एजुकेशन देख लेते हैं ये कब पब्लिश हुआ है। तो ऑफ एजुकेशन पब्लिश हुआ है 1644 में, 1644 में पब्लिश हुआ है और यहाँ पे 1644 कह रहा है। सी देख लेते हैं, लिसिडस कब पब्लिश हुआ है। 1637 में इसको लिखा भी गया है और ये पब्लिश भी हुआ है लिसिडस, ठीक है। नहीं सॉरी रिटर्न लिखा गया है 1637 में, पब्लिश हुआ है 1638 में। तो ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताया गया है कि लिखने की बात, यहाँ पे ये बात नहीं बताई गई है कि इसको लिखने के बारे में बात कर रहे हैं, पब्लिश होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो 1637 जो डेट है वो रिटर्न के अकॉर्डिंग सही है, एक तरह से देख सकते हैं ये सही है। पैराडाइज लॉस्ट 1667 ये भी बिल्कुल सही है, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट वाज पब्लिश्ड इन 1667। और जो दूसरा वाला पॉइंट है एरियोपैगिटिका, ये पब्लिश हुआ था 1644 में, ये पब्लिश हुआ था एरियोपैगिटिका। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है 1647, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल श्योर है ये आंसर इसमें बी हो जाएगा। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन। इसमें पूछ रहे हैं कि कौन सा वर्ब है जिसके साथ में सही प्रीपोजिशन नहीं लगी है। तो जो पहला वाला ऑप्शन है एमलगमेट विद, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि एमलगमेट के साथ विद का प्रयोग होता है। बाउंड के साथ टू का प्रयोग होता है, बाउंड टू, ठीक है। बेनिफिशिएंट टू, ये भी सही है। और जो ऑप्शन नंबर बी है वो गलत है क्योंकि एनर्शियस का प्रयोग जो होता है वो अबाउट के साथ होता है। इसका मीनिंग होता है, एनर्शियस माने होता है चिंतित होना, परेशान होना, बहुत ही व्याकुल होना। तो जब भी कोई व्याकुल होगा, चिंतित होगा, तो किसी व्यक्ति के बारे में होगा, किसी वस्तु के बारे में होगा, या तो कोई वहाँ पे और कोई मैटर होगा, कोई संदर्भ और होगा, ठीक है। तो एनर्शियस अबाउट, तो इसके साथ में हमेशा अबाउट का इस्तेमाल होता है। और इसका क्या मीनिंग होता है, परेशान होना, चिंतित होना, नर्वस होना। आई एम वेरी एनशियस अबाउट हिम, मुझे उसकी बहुत चिंता रहती है। सी वाज एक्सट्रीमली एनशियस अबाउट हर एग्जाम्स, वह अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही चिंतित रहती है। तो एनशियस, जब भी कोई व्यक्ति परेशान होगा तो किसी चीज़ के बारे में परेशान होगा, ठीक है, तो अबाउट वहाँ लग जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे का 91। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कॉलन के संदर्भ में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो आंसर नंबर सी होगा, ठीक है, आंसर नंबर सी होगा कि पहला पॉइंट सही है।
द कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट। ये वाला तो आप लोग जरूर जानते होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब कोई लिस्ट बताते हैं कि आई वांट टू बाय द फॉलोइंग मटेरियल, फिर उसके बाद कॉलन लगा देंगे, फिर बता देंगे बटर, मिल्क, चॉकलेट, ठीक है, इस तरह करके इस तरह करके बना देते हैं। पर जब डायरेक्टली किसी चीज़ को हम किसी चीज़ को एड्रेस करते हैं तो वहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे जैसे इस तरह सेंटेंस बनाए, आई वांट टू बाय बटर, क्रीम, मिल्क, बिस्किट, तो यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल नहीं होगा। पर जब कॉलन का इस्तेमाल करेंगे तो उससे पहले बताएंगे कि वो चीज़ क्या है। आई वांट टू बाय फॉलोइंग वेजिटेबल्स, कॉलन, उसके बाद बताएंगे ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, पम्पकिन, ठीक है। तो इस तरह इसका यूज़ होता है जब कोई लिस्ट बता देते हैं और उससे पहले बताएंगे कौन सी लिस्ट है, ठीक है। तो इसका हो गया पॉइंट नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। और जो दूसरा वाला पॉइंट है, द कॉलन इज़ यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन, ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि जब कॉलन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले वाले पॉइंट को और एक्सप्लेन किया जाता है। पहले वाला क्लॉज होता है उसमें और एक्सप्लेन करते हैं उसका, ठीक है। इसको आपको हम दिखा रहे हैं। तो कॉलन का जो यूज़ होता है वो एक्सप्लेन करने के लिए भी होता है। यूज़ ऑफ कॉलन बिटवीन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इफ़ द सेकंड समराइजेस, एक्सप्लेन्स और एम्पलीफाइज द फर्स्ट। जो दूसरा वाला क्लॉज है वो पहले वाले क्लॉज की समरी बताए, या उसको विस्तार दे, या उसमें और मीनिंग ऐड करे, ठीक है। तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है। जैसे द लोकल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन उत्तर प्रदेश इज़ क्वाइट हाई, यूपी में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। तो पहला ये क्लॉज हमारा है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अगर हम सिर्फ यहीं तक रोक दें तो भी सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं कि यूपी में बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, इन जून इट स्टूड एट 20%, विच वाज एन इम्प्रूवमेंट ऑन द एवरेज फिगर फॉर द अर्ली पार्ट ऑफ द ईयर विच वाज 24.9%। अब इस बात को और विस्तार से गहराई से बताया जा रहा है, यानी कि इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है और डिटेल में समझाया जा रहा है कि यूपी में बेरोजगारी तो बहुत बढ़ गई है, पर कितनी बढ़ गई है, जून में यह 20% हो गई है, ठीक है। 20% हो गई है, जो कि पिछले साल की तुलना में 24% है। इस तरह करके और विस्तार से बताया जा रहा है, तो ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो यहाँ पे कॉलन का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो बी इज़ करेक्ट। अब चलते हैं इसके बाद वाला पॉइंट देखते हैं। तो उसी वाला भी बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि यही आंसर है, पर डी देख लेते हैं। तो कॉलन इज़ यूज टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लॉज। जो कॉलन का इस्तेमाल होता है वो दो सेपरेट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को सेपरेट करने के लिए भी होता है। ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। डी वाला पॉइंट जो है, तो जो डी वाला पॉइंट है, जैसे ये स्टेटमेंट देखिए, ए डॉल्फिन इज़ नॉट ए फिश। ए डॉल्फिन होती है, कोई मछली नहीं होती है, उसको मछली नहीं कहा जाता है। इट इज़ ए वार्म ब्लडेड मैमल। डॉल्फिन को एक वार्म ब्लडेड मैमल कहा जाता है, ठीक है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं और ये दोनों क्या कहते हैं, सेपरेट कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है, पर इसके बावजूद भी इनका आपस में कनेक्शन है। तो इसका कॉलन का इस्तेमाल दो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बीच में जब होगा, जब दोनों के बीच में अच्छा खासा कनेक्शन होगा, ठीक है, और बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्शन होगा। तो इसकी जो पहली शर्त क्या है कि ए कॉलन कैन बी यूज टू सेपरेट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज व्हेन द सेकंड क्लॉज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्स्ट क्लॉज। इसमें शर्त ये है कि दूसरा क्लॉज जो हो पहले वाले से संबंधित हो। अगर संबंधित होगा तो ही आप कॉलन लगाएंगे, अगर संबंधित नहीं है तो वहाँ पे आप कॉलन मत लगाइए, उसका इस्तेमाल गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट जस्ट वेगली रिलेटेड, मतलब उनके बीच में कोई ठंडा रिश्ता नहीं होना चाहिए, मजबूत रिश्ता होना चाहिए। और जो दूसरा वाला पॉइंट क्या है, व्हेन द एम्फेसिस इज ऑन द सेकंड क्लॉज, और जब बात में दूसरे क्लॉज के बारे में ज़्यादा जोर दिया जा रहा हो, ठीक है। क्योंकि इस तरह का सेंटेंस आप देखिए, द डॉल्फिन इज़ नॉट ए फिश, डॉल्फिन एक मछली नहीं होती है। इट इज़ ए वार्म ब्लडेड मैमल, तो क्या कहते हैं, गर्म खून वाला एक मैमल होता है। तो यहाँ पे दूसरे वाले क्लॉज के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, द रिसर्च इज़ कंक्लूसिव। जो हम लोग की रिसर्च थी उसमें हम लोग को निष्कर्ष मिले हैं, और वो क्या है, क्लाइमेट चेंज इज़ ए रियलिटी, और वास्तव में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग संबंध है, रिलेशन दोनों क्लास में है, दोनों क्लास इंडिपेंडेंट भी हैं
और संबंध भी है और दूसरे पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, दूसरा जो है वो ज़्यादा महत्व रख रहा है। ठीक, सो डी इज़ करेक्ट, इसलिए डी वाला जो है वो बिल्कुल सही है। तो ये वाला हो गया। अब बचता है सी वाला, द कॉलन इज़ यूज टू सेपरेट टू कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉलन यहाँ पे कह रहे हैं कि कॉलन का इस्तेमाल कॉन्ट्रैक्ट्स को सेपरेट करने में होता है, ये लाइन गलत है। ठीक है, आपको हम दिखा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब ये होता है जो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आई एम, नॉट, शी विल, वोंट, इसको हम लोग वोंट कह देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसको वुड नॉट कह देते हैं, इसको कह देते हैं वोंट, इसका मतलब होता है विल नॉट। ठीक है, और शुडंट यानी कि शुड नॉट, वर नॉट, हैज़ नॉट, वी हैव। ठीक है, दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शंस। अब इसके बीच में किसी भी सूरत में कॉलन का इस्तेमाल नहीं होता है, ये पूरी तरह गलत है स्टेटमेंट। सो सी इज रॉन्ग, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 92, बेगर्स डिस्क्रिप्शन मीन्स। बेगर्स डिस्क्रिप्शन का क्या मीनिंग होता है फ्रेंड्स? बेगर्स डिस्क्रिप्शन का मीनिंग होता है आपके समक्ष ऐसी कंडीशन उपस्थित हो जाए जिसको आप शब्दों में बयान ना कर सकें। अब वो बुरी कंडीशन भी हो सकती है और वो अच्छी कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर नंबर ए हो जाएगा, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। जिसका वर्णन करना शब्दों में बहुत कठिन हो उसको बोलते हैं बेगर्स डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्या कहते हैं, बी, सी और डी ये तीनों गलत हैं, ए ही सही है। बेगर्स डिस्क्रिप्शन माने होता है जिसको आप शब्दों में बयान ना कर पाए, हो सकता है वो अच्छा भी हो सकता है वो बुरा भी हो। यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, टू बी अनेबल टू बी डिस्क्राइब इन ए नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस। अब देखिए, जैसे आपकी लॉटरी लग जाए अचानक से, ठीक है, लाखों करोड़ों की लॉटरी लग जाए, या इस तरह की कंडीशन है कि शिक्षक भर्ती में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाए और इतने आप खुश हो जाएं कि आप शब्दों में उसको बोल ना पाएँ, तो ये भी बेगर्स डिस्क्रिप्शन हो गया। दूसरा इसका मीनिंग ये है कि बहुत ही बुरा आपके साथ हो जाए, कोई मारपीट हो जाए, कोई आपको मार दे या कुछ हो जाए या कुछ बुरी घटना हो जाए। ठीक है, बहुत ही बुरा हो जाए, कुछ आप मतलब कुछ भी बुरा हो जाए आपके साथ और वहाँ पे भी आप बोल ना पाएँ और आप समझ ना पाएँ कि क्या किस तरह उसको व्याख्यान करें, तो वो भी बेगर्स डिस्क्रिप्शन हो गया। जैसे द हाउस वाज ए हॉरेबल मेस, द प्लेस बेगर डिस्क्रिप्शन। घर की हालत बहुत ही ख़राब थी, यानी कि सब सामान इधर उधर व्यस्त पड़ा था, अस्त व्यस्त था, या तो बहुत गंदा था, या तो कुल मिला के बहुत ही बताने लायक नहीं था। तो जो प्लेस था वो बेगर्स डिस्क्रिप्शन दे रहा था। ठीक है, तो ये आपको बता दिया हमने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। तो क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर सीक्वेंस। कौन सा इसमें मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर के हिसाब से सही नहीं है? तो फ्रेंड्स ए, बी, सी तीनों सही है, क्या बेकार में टाइम खराब करें। ठीक है, सीधे मुद्दे पे आते हैं। डी वाला गलत है, बक रैबिट का होता है, बक रैबिट का होता है डो। ठीक है, तो इसका डो होता है DOE, यही इसकी स्पेलिंग है। जो मादा खरगोश होती है उसको हम डो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। सिनोनिम का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो मैं विश्वास कर सकता हूँ कि ये सब लोग का सही गया होगा, क्योंकि रेस बहुत ही गुस्सा जाना, मारपीट करना, रेस का इस्तेमाल रोड रेस में होता है। ट्रैफिक के समय वहाँ पे तेज़ रफ्तार गाड़ियों में लोग आपस में जो मार कर लेते हैं, वहाँ पे झगड़ा कर लेते हैं सड़कों पर, उसके लिए रेस का इस्तेमाल होता है। क्रोध के लिए एक्साइटमेंट, उत्तेजना। इंथुसियाज्म माने होता है उत्सुकता, बहुत ज़्यादा उत्सुकता। ठीक है, तो फ्रेंजी का ये तीनों ही सिनोनिम होता है, और जो नहीं होता है वो है गाइल। गाइल नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर नंबर बी हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, गाइल माने क्या होता है? स्लाई और कनिंग, छल कपटी वाला व्यवहार जो होता है, चालाकी, छल कपट करना, धोखाधड़ी करना, इसको बोलते हैं गाइल। स्लाई और कनिंग, छल कपट, धूर्तता, धोखा देना, माया। और फ्रेंजी का क्या क्या मीनिंग होता है? बहुत ही उन्माद में आ जाना, ए स्टेट और पीरियड ऑफ अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट और वाइल्ड बिहेवियर। वाइल्ड बिहेवियर करना, बहुत ही जंगली जैसा व्यवहार करना, बहुत ही उत्तेजना में आ जाना, आवेश में आ जाना, पागलपन, बावलापन, सनक, ये सारे सिनोनिम होते हैं इसके। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर ड्रामाज विच प्ले वाज ओमिटेड। विलियम शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में कौन सा प्ले ओमिट था, यानी कि उसमें नहीं था, एक्सक्लूडेड था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पेरिकल्स। ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें, पेरिकल्स था, ये ओमिटेड था, यानी कि उसमें नहीं था। द फोलियो इंक्लूड्स ऑल ऑफ द प्लेस जनरली एक्सेप्टेड टू बी शेक्सपियर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ। कौन कौन से उसमें ओमिट थे यानी कि नहीं थे? पेरिकल्स, प्रिंस ऑफ टायर, द टू नोबल किंग्समैन एंड द टू लॉस्ट प्लेस। लॉस्ट प्लेस शेक्सपियर के ऐसे लॉस्ट प्लेस कहते हैं जिनके बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है, उनको ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, यानी कि वो खो चुके हैं, इस तरह की बात है। तो वो थे लव लेबर लॉस्ट यहाँ होना चाहिए, लव लेबर लॉस्ट होना चाहिए, और कार्डिनियो। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान रखें। पेरिकल्स, द टू नोबल किंगमैन, और लव लेबर लॉस्ट, और कार्डिनियो। ये 4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि ये फर्स्ट फोलियो में ओमिट थे, यानी कि उसमें नहीं थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज ए सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। कौन सा नाटक जो है वो फैशन के बारे में बात करता है, उस समय जो ट्रेंड चल रहा था, क्या क्या लोगों की इच्छाएं थी और क्या क्या कपड़े वो लोग पहनते थे, क्या फैशन था, उसके बारे में कौन बात करता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वो सी वाला होना चाहिए, पर इसके बारे में भी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं मालूम पड़ता है स्पष्ट रूप से। एक अंदाज़ा लगता है कि शायद इसका हो सकता है सी वाला, लव्स लेबर लॉस्ट। ठीक है, यही हो सकता है। तो 96 का अगर होगा तो सी ही होगा, पर बहुत ही स्पष्ट रूप से जवाब नहीं मिलता है। द सेटायरिकल एल्यूशंस ऑफ नेवेयर कोर्ट आर लाइकवाइज इनएक्सेसिबल। और वहाँ पे जो इसमें स्टोरी है, किंग ऑफ नेवेयर की स्टोरी है, हैविंग बीन प्रिंसिपली डायरेक्टेड टू फैशन ऑफ लैंग्वेज दैट हैव बीन पास्ड अवे। तो फैशन की उसमें बात की गई है, भाषा का जो भी इस्तेमाल करते थे उसकी बात इसमें हुई है। एंड कॉन्सिक्वेंटली लिटिल अंडरस्टूड रादर दैन इन एनी ग्रेट डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेंशन। और जो इनका प्ले था लव लेबर लॉस्ट, इसमें मैस्कुलिन डिज़ायर फॉर फेम एंड ऑनर की भी बात हुई है, और रियलिटी वर्सेस फैंटेसी की भी बात हुई है। ठीक है, उस समय जो मर्द होते थे उनके दिमाग में क्या क्या इच्छा होती थी, वो प्रसिद्ध बनना चाहते थे, वो सम्मान चाहते थे। ठीक है, तो उसकी यहाँ बात हुई है, और रियलिटी वर्सेस फैंटेसी की भी बात हुई है। तो कोई अगर जहाँ तक अंदाज़ा लगाएं तो सी वाला ही सही लग रहा है इसमें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97, इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद होम मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। तो इसमें मतलब कुछ लोगों का जो कहना है कि ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लिसिडस इसमें होना चाहिए, पर इसका बहुत ही कहीं पुख्ता प्रमाण मिला नहीं है, तो बताने के लिए कोई बहुत स्पष्ट जवाब नहीं है। पर जो लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि डी वाला होना चाहिए इसमें। ठीक है, लिसिडस से उसने अपने आप को कंपेयर नहीं किया था, और ब्लाइंड थेमिसिस से कंपेयर किया था, ब्लाइंड मेडियोनिस से कंपेयर किया था, टायरसियास एंड फिनियस से कंपेयर किया था। ठीक, ये हो गया, और अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 98, हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर। जो महान कवि थे एडमंड स्पेंसर, उनका राजनीतिक पुत्र किसको कहा जाता है? पॉलिटिकल सन माने यहाँ कह सकते हैं राजनीतिक पुत्र, या जो इनकी विरासत को आगे बढ़ाए, जो इनकी विचारधारा को आगे बढ़ाए। ठीक है, तो इस तरीके से बात है। इनका जो खास चेला था, इसको इस तरह कह सकते हैं, जिनका चेला था जिसने इनकी विचारधारा को और आगे बढ़ाया, राजनीतिक पुत्र, मानस पुत्र, इस तरह की बहुत सारी तरह होती हैं, नाम होते हैं। तो इसमें कौन है? तो इसमें है जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन को ही एडमंड स्पेंसर का पॉलिटिकल सन कहा जाता है, राजनीतिक पुत्र या मानस पुत्र कहा जाता है, क्योंकि जो जॉन मिल्टन थे वो एडमंड स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उनकी विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। ठीक है, जॉन मिल्टन इन हिज एरियो पेगिटिका मेंशंस अवर सेज एंड सीरियस पोएट स्पेंसर, whom I dare be known to think a better teacher than
स्कोटस और एक्विनास। यहाँ पे जो इनका ये प्रोज था एरियोपैगिटिका, जो इन्होंने पुस्तकों के उसमें लिखा था, संदर्भ में लिखा था कि वहाँ पे क्या कहते हैं, जो लेखकों को उनकी मनपसंद कंटेंट लिखने की परमिशन देनी चाहिए और कोई लाइसेंस सिस्टम नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर इन्होंने एरियोपैगिटिका लिखा था, जिसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ये बात कही है कि एडमंड स्पेंसर थे, वो क्या क्या थे, इन्होंने कहा है आवर सेज, हमारे समय के सेज थे, यानी कि साधु थे। साधु कह के इन्होंने उनको पुकारा है, एंड सीरियस पोएट, बहुत ही गंभीर पोएट कह के पुकारा है। और फिर इन्होंने ये भी कहा है कि whom I dare be known to think a better teacher, और मैं एडमंड स्पेंसर को एक बहुत ही अच्छा शिक्षक मानता हूँ, स्कोटस और एक्विनास से भी अच्छा शिक्षक मानता हूँ, ठीक है। ये इन्होंने कहा था, एरियोपैगिटिका में कहा था। और मिल्टन इज़ द चाइल्ड ऑफ रिनेसा एंड रिफॉर्मेशन। और फ्रेंड्स, ये भी एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मिल्टन को रिनेसा और रिफॉर्मेशन का चाइल्ड कहा जाता है, यानी इन्होंने जो लिखा है उसमें रिनेसा की विचारधारा भी शामिल है, थॉट ऑफ स्कूल भी शामिल है, और रिफॉर्मेशन का थॉट ऑफ स्कूल भी शामिल है। द पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर, अब ये किसने कहा था इनको ये बात, तो ये जॉन ड्राइडन ने कहा था, कार्ड हिम टू होमोजिनाइज दीज टू इनटू परफेक्ट होल, ठीक है। तो ये जॉन ड्राइडन ने कहा था इनको, जॉन मिल्टन को, क्योंकि इन्होंने रिनेसा और रिफॉर्मेशन दोनों को होमोजिनाइज कर दिया था, यानी कि संयुक्त रूप से लिखते थे दोनों को मिला के, ये इसमें कहा था। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि ये किसने कहा था, तो जॉन ड्राइडन याद रखिए। और ये जो लाइन है, जॉन ड्राइडन ने ही इनको कहा है कुल मिला के, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब चलते हैं इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 99। द ओपनिंग इन्वोकेशन टू पैराडाइज लॉस्ट ओरब रिफर्स टू, तो इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ, जो इसमें कह रहे हैं पैराडाइज लॉस्ट का जो शुरुआती जो इन्वोकेशन है, इन्वोकेशन माने होता है कि देवताओं का आह्वान करना, उनको बुलाना, जागरण करना उनका, इस तरह की बात होती है इन्वोकेशन में। जब देवताओं को या आत्माओं को बुलाते हैं, खुश करते हैं, प्रसन्न करते हैं, उसको इन्वोकेशन कहते हैं। इसमें कह रहे हैं कि पैराडाइज लॉस्ट जो बुक है उसमें इन्वोकेशन वाला जो पार्ट है उसमें ओरब किसको रिफ़र करता है, तो फ्रेंड्स इसमें सही जवाब है सी, माउंट होरेट। माउंट होरेट को वो रिफ़र करता है, पर इसके बारे में कहीं बहुत ही स्पष्ट रूप से नहीं मिलता है, इसलिए कोई लिखित रूप में प्रमाण आपके सामने नहीं है, ठीक है। लिखित रूप में इसके सामने कोई प्रमाण नहीं है। तो अब आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 100। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर द सॉलिटरी हाईलैंड लॉस इज, तो लॉस माने होता है गर्ल या युवती, नव युवती, ठीक है। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बताया था आपको कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ स्कॉटलैंड गए थे, वहाँ के किसी गांव में घूमने गए थे। तो इसमें यही पूछ रहे हैं कि सॉलिटरी रीपर जो पोयम है उसमें वो युवती कौन थी, वो कहाँ की रहने वाली थी। तो फ्रेंड्स, अगर वो स्कॉटलैंड के किसी गांव में अगर घूम रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है वो लड़की भी स्कॉटलैंड की होगी, ठीक है। तो आंसर नंबर बी हम वहीं से लगा देंगे, ए गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड, क्योंकि स्कॉटलैंड में अगर कोई घूम रहा है तो वो लड़की जो रहेगी वहाँ दिखाई देगी वो भी स्कॉटलैंड की रहने वाली होगी। तो यहीं से ये पता चल जाता है, तो बी वाला सही है इसमें। तो इन्होंने जो पोयम लिखी थी उसमें ये लाइन आती है, यॉन सॉलिटरी हाईलैंड लॉस, ये उसमें पोयम आती है। लॉस माने क्या होता है, ए गर्ल और ए यंग वुमेन, नवयुवती, ठीक है, ये इसमें लाइन आती है। तो ये जो नवयुवती थी ये अपनी फसल रीप कर रही थी, अपनी फसल काट रही थी। द सॉलिटरी रीपर इज ए बैलेड बाय इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ। बैलेड आप लोग जानते हैं और बहुत अच्छा इनका काम है। द पोएम वाज इंस्पायर्ड बाय हिज एंड हिज सिस्टर डोरोथी स्टे इन द विलेज ऑफ स्ट्रेदायर इन द पैरिश ऑफ बालक्विडर इन स्कॉटलैंड। तो ये स्कॉटलैंड में गए थे, बालक्विडर उस जगह का नाम था और गांव क्या था, स्ट्रेदायर गांव का नाम था। तो ये स्कॉटलैंड में अगर वो गांव होगा तो वो जाहिर सी बात है वो लड़की भी स्कॉटलैंड में होगी। और ये कभी लोग घूमने गए थे, भाई बहन विलियम वर्ड्सवर्थ और डोरोथी, सितंबर 1803 में, ठीक है। तो ये स्कॉटलैंड वाले पे आपको टिक मानना था। अब चलते हैं आगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 101। फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन अवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो फ्रेंड्स, इसको तो पढ़ के दिमाग खराब हो गया, इतनी बार ही आ चुका है कि मैं क्या बताऊँ।
आवर बर्थ इज ए स्लीप, स्लीप की बात हो रही है तो आप समझ जाइए कि इमॉर्टैलिटी ओट की बात हो रही है, क्योंकि उसमें हजार बार 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 कहा गया है कि जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उनके साथ में ईश्वर होता है, उनके पास दिव्य दृष्टि होती है और ईश्वर की आत्मा भी उनके साथ बढ़ती है, और धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ जाते हैं तो उनकी दैवीय शक्ति जो होती है, कुछ विशेष देखने के जो हुनर होता है वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी बुराइयां आ जाती हैं। तो स्लीप, बार बार स्लीप आ रहा है तो उसमें इमोर्टैलिटी ओट वाली पोएम है, तो ये वाला करेक्ट है। और आपको विस्तार से दिखाते हैं। तो ये वाली पोएम थी इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टैलिटी। तो इसमें लाइन है, आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग द सोल दैट राइजेस विद अस आवर लाइफ स्टार। तो यहाँ ईश्वर की बात हो रही है, ठीक है। उसकी आत्मा हमारे साथ बड़ी होती है, यानी ईश्वर बच्चों के साथ रहता है। और जिस तरह हम लोग कहते हैं कि बच्चे कहाँ से आते हैं, हम लोग इंडिया में कहते हैं ना बच्चे कहाँ से आते हैं, तो ईश्वर घर से आते हैं, हम लोग ये बात जवाब देते हैं बच्चों को। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्स इज ए नॉवलेट रिटन बाय जॉन गैल्सवर्दी। तो फ्रेंड्स, नॉवलेट जो होता है ये एक छोटा नॉवेल होता है, एक शॉर्ट नॉवेल होता है। इसमें कौन सा नॉवलेट है, तो सही जवाब इसमें डी वाला है, नन ऑफ द अबव। फ्रीलैंड जोसोलिन, यहाँ स्पेलिंग गलत है, जोसोलिन तो इनका पहला नॉवल था जो इन्होंने जॉन सिंह जॉन के नाम से लिखा था, उसको दोबारा पब्लिश कराने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और 4 साइड सागा के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये जॉन गैल्सवर्दी को दुनिया जानती है किसके लिए, 4 साइड सागा के लिए जानती है, और इसके लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। तो डी वाला ऑप्शन सही है। इन्होंने नॉवलेट यानी कि शॉर्ट स्टोरी लिखी तो जरूर है, आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखिए बहुत ध्यान से, नॉवलेट जो होती हैं 7500 वर्ड से लेके 17000 वर्ड अगर उसमें है तो वो नॉवलेट कहलाती है। नॉवेल जो होता है वो 40,000 प्लस वर्ड्स होते हैं, 40,000 के ऊपर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टोरी में 3,500 से लेकर 7,500 तक वर्ड होते हैं। नॉवेलाज में 17,000 से लेकर 40,000 तक वर्ड होते हैं। तो नॉवलेट ये याद रखिए कि 7,500 से लेकर 17,000 तक वर्ड होंगे तो वो नॉवलेट कहलाया जाएगा। अच्छा, इन्होंने कौन सा शॉर्ट स्टोरी क्या लिखी है, इन्होंने द एप्पल ट्री इज ए शॉर्ट स्टोरी बाय जॉन गैल्सवर्दी। तो इन्होंने शॉर्ट स्टोरी जो लिखी है वो कौन सी थी, एप्पल ट्री। तो एप्पल ट्री अगर होता है तो यहाँ पे टिक लगा सकते थे, लेकिन एप्पल ट्री इसमें नहीं है, इसलिए डी वाले पे लगा देंगे टिक। आंसर नंबर 103 एज ए ड्रामाटिस्ट जॉन गैल्सवर्थी बिलोंग टू। जॉन गैल्सवर्थी किस युग से संबंध रखते थे, रोमांटिक नहीं, रोमांटिक वाली बात नहीं थी, ठीक है। साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन वाली बात भी नहीं थी, ट्रेडिशन ऑफ एडवर्ड बॉन्ड इसका भी नहीं था। तो सी वाला सही है, रियलिस्ट देख के ही मुझे पूरा विश्वास है कि इसका सब लोगों ने सही लगाया होगा, क्योंकि रियलिस्टिक राइटर थे ये, वास्तविकता पे आधारित लिखते थे। और यहाँ पे लिखा है रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जोन्स एंड पाइनेरो, तो इन लोगों ने ही रियलिस्टिक की शुरुआत की थी, वास्तविक घटनाओं पर लिखना इन लोगों ने ही शुरुआत किया था, ठीक है। तो जो जॉन गैल्सवर्थी थे ये किस के बारे में लिखते थे उस समय, जो उस समय इंग्लैंड में जो कल्चर था वहाँ की जो ये इन्होंने क्लासेस के बारे में बहुत लिखा है, अमीर और गरीबी के बारे में लिखा है, जस्टिस सिस्टम के बारे में लिखा है, और उच्च घर की महिलाएं खुश नहीं थी शादियों से, पर वो उनको बोलने का अधिकार नहीं था, इसके बारे में इन्होंने बहुत लिखा है। जेल सिस्टम के बारे में, जस्टिस सिस्टम के बारे में इन्होंने बहुत लिखा है। तो इस तरह इन्होंने जितना भी लिखा है वो रियलिस्टिक लिखा है, ठीक है। और क्लास सिस्टम के बारे में लिखा है, गरीब और अमीर के बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है। तो सी वाला ही ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और। हेनरी आर्थर जोन्स एंड आर्थर पाइनेरो वर फेमस फॉर प्रॉब्लम प्लेज। तो ये दोनों जो राइटर थे ये प्रॉब्लम प्लेज लिखने के लिए जाने जाते थे, और जॉन गैल्सवर्थी ने भी प्रॉब्लम प्लेज लिखे थे। और जॉन गैल्सवर्थी के हर प्ले में, जितने भी प्ले हैं और क्या कहते हैं नॉवेल्स वगैरह में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। जस्टिस वाला जो प्ले है वहाँ पे भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, स्ट्राइक जो है वहाँ पे भी है, सिल्वर बॉक्स वहाँ पे भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। और हेनरिक इब्सेन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से भी ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और ये दोनों जो राइटर थे ये भी रियलिस्टिक थीम पर लिखते थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104,
द फोर्साइट सागा द फोर्साइट बिलोंग टू। इसमें कह रहे हैं कि जो फोर्साइट सागा जो इनका जाना माना क्या कहते हैं ट्राइलॉजी है। ट्राइलॉजी मन होता है जिसमें 3 पार्ट होते हैं, इसमें 3 बुक्स होती है, उसको ही बोलते हैं ट्राइलॉजी। तो इसमें कह रहे हैं कि फोर्साइट बिलोंग टू। फोर्साइट जो है ये टाइटल है, जैसे हमारे इंडिया में मिश्रा, चौबे, दुबे, ठीक है। तो इस तरह के जो टाइटल होते हैं उस तरह ये टाइटल है, ये उनकी कास्ट को दिखाता है कि वो किस घराने से संबंध रखते थे, किस कास्ट के थे। तो फोर्साइट कहाँ से बिलोंग करते थे? तो फ्रेंड सही जवाब है ए कंट्री साइड फैमिली। कंट्री साइड माने होता है जो देहात में पुश्तैनी घर होता है और जहाँ सब लोग संयुक्त रूप से दादा दादी सब लोग साथ में रहते हैं, दादा दादी, पोते, बच्चे, बहुएं, ठीक है। तो उसको ही बोलते हैं कंट्री साइड हाउस बोलते हैं। तो इसमें पुश्तैनी कहानी है फोर्साइट्स की जो फैमिली थी उनकी पुश्तैनी स्टोरी इसमें चलती है, जो इसके तीनों जो पार्ट हैं फोर्साइट सागा के। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ए कंट्री साइड फैमिली। फैमिली ऑफ फोर्साइट का जो परिवार था उनके बारे में है। तो कंट्री साइड का मीनिंग क्या होता है? हाउस इन ए विलेज, रूरल एरिया, पुश्तैनी मकान जहाँ पे होता है। और फोर्साइट सागा के लिए ही इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, इनकी विलक्षण प्रतिभा के लिए, ठीक है। फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड आर्ट ऑफ नरेशन विच टेक्स इट्स हाईएस्ट फॉर्म इन द फोर्साइट सागा। और इनका स्टोरी सुनाने का अंदाज बहुत ही गजब का है, ठीक है। तो जब भी मालूम पड़ेगा जब आप स्टोरी पढ़ेंगे। तो मेन कैरेक्टर इसमें कौन था? स्वाम फोर्साइट था और स्टोरी ऑफ फोर्साइट फैमिली। और फोर्साइटों का जो परिवार था पूरी उसमें उनकी कहानी है, हस्बैंड वाइफ और सारी कहानी फोर्साइट्स के ऊपर की, पूरी फैमिली के ऊपर आधारित है। अब देखते हैं उसके आगे का पेज। क्वेश्चन नंबर 105, विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर्स एज द फर्स्ट हीयर ऑफ माई इन्वेंशन। यहाँ कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर अपने किस वर्क को फर्स्ट हीयर ऑफ माई इन्वेंशन कहता था, यानी कि अपने वर्क का वारिस कहता था। वारिस अपने कामों में वो किस वर्क को अपना वारिस कहता था? तो सही जवाब है सी, वीनस एंड एडोनिस को वो अपना वारिस कहता था। द फर्स्ट हीयर ऑफ माई इन्वेंशन। इन्वेंशन का इस्तेमाल यहाँ पे इसलिए किया गया है क्योंकि प्ले लिखना, नाटक लिखना एक तरह का इन्वेंशन ही है। जो चीज़ नहीं होती है और वो चीज़ कोई प्रकट कर दे तो उसको इन्वेंशन ही कहते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का आविष्कार कर देना। तो यहाँ कुल मिला के ये आप समझिए कि यहाँ पे शेक्सपियर ने कहा है कि सबसे उनके दिल के करीब कौन सी रचना है। आप इस बात को समझिए कि जो पहली रचना होती है किसी राइटर की वो उसके दिल के बहुत करीब होती है। तो फर्स्ट हीयर ऑफ माई इन्वेंशन से संबंध है कि कौन सी रचना शेक्सपियर के दिल के सबसे करीब थी। तो वीनस एंड एडोनिस, इसमें ही इसने ये स्टेटमेंट कहा था। विलियम शेक्सपियर रिफर्स टू वीनस एंड एडोनिस पोएम इज़ द फर्स्ट हीयर ऑफ माई इन्वेंशन। उसका उत्तराधिकारी वारिस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 106, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन। अब दोस्तों ये क्वेश्चन तो सबने सही लगाया होगा क्योंकि 23 अप्रैल को ही विलियम शेक्सपियर का जन्म हुआ था और 23 अप्रैल को ही इनका देहांत हुआ था, ठीक है। 23 अप्रैल 1564 में इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1616 में इनका देहांत हुआ था। तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि 100% लोगों ने ये आंसर सही लगाया होगा। क्वेश्चन नंबर 107, व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड। यहाँ पे बहुत इन्होंने बारीक क्वेश्चन पूछा है और ये क्वेश्चन कई लोग का गलत हुआ होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही दुर्लभ क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि हो सकता है कुछ लोगों ने सही लगाया हो, पर ये क्वेश्चन जल्दी पकड़ में नहीं आता है। बहुत ही बारीक बात इन्होंने पूछ ली है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो याद करते हैं वो यही याद करते हैं कि जो क्या कहते हैं बर्ड ऑफ द एवन कह के उसको संबोधित करते हैं। इंग्लैंड में जन्म हुआ, ठीक है। स्ट्रैटफोर्ड उसका एरिया था, यही याद करते हैं बार बार। तो सही जवाब है ए, न्यू प्लेस। उसका जो मकान था वो न्यू प्लेस नाम था और वो उसका दूसरा मकान था। विलियम शेक्सपियर ने नाटक लिख के काफ़ी पैसा कमाया था, बहुत अमीर बन गया था, तो उसने ये मकान खरीदा था। इन 1597 शेक्सपियर बिकेम वेरी वेल्दी थ्रू हिज प्लेस।
और आप लोग जानते होंगे कि विलियम शेक्सपियर ने ट्रेजेडी लिखी है। ट्रेजेडी उसने क्यों लिखी है? क्योंकि ट्रेजेडी पर्दे पे बहुत हिट थी, लोग उसको टिकट लेके आते थे, देखने आते थे, भीड़ की भीड़, झुंड की झुंड आती थी, जिसमें बहुत सारा पैसा आता था। यही वजह थी कि विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी खूब भर भर के उसने लिखी है। ठीक है, तो ये बहुत ही पैसे वाले बन गए थे विलियम शेक्सपियर, और इन्होंने बॉट द सेकंड लार्जेस्ट हाउस इन स्ट्रैटफोर्ड न्यू प्लेस, और स्ट्रैटफोर्ड मोहल्ले का जो सबसे बड़ा घर था न्यू प्लेस, वो खरीद लिया था इन्होंने। न्यू प्लेस वाज विलियम शेक्सपियर्स फाइनल प्लेस ऑफ रेसिडेंस इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। और तो हम लोग अभी तक तो यही जानते थे कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, कोई भी पूछे कि कहाँ रहता था, किस रोड पे रहते थे विलियम शेक्सपियर, क्या उनका एड्रेस क्या था, तो हम लोग तो यही जानते थे कि स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। पर यहाँ कहानी में ट्विस्ट है कि न्यू प्लेस उनके घर का नाम था। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर जो था वो वही न्यू प्लेस ही उसका फाइनल रेसिडेंस था। ही डाइड देयर इन 1616, और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी। न्यू प्लेस याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 108, विच इज़ द करेक्ट सीरियल ऑफ ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, मैं तो ईमानदारी से कहूँगा ये क्वेश्चन बहुत कठिन है, और हो सकता हो कि कुछ लोगों ने कर दिया हो, पर ये क्वेश्चन ज़्यादातर लोगों ने गलत किया होगा, क्योंकि इसको सबका याद करना बहुत टेढ़ा काम है, नामुमकिन सी बात है एकदम। आप लोगों के पास अगर कोई ट्रिक हो तो बताइएगा कमेंट करके। 108 इसमें पूछ रहे हैं कि सही सीक्वेंस बताना है ट्रेजेडीज का, तो इसमें आंसर नंबर बी होगा हैमलेट। पहले हैमलेट देख लेते हैं, हैमलेट का क्या हिसाब है। तो फ्रेंड्स, जो हैमलेट पब्लिश हुई थी 1601 में हुई थी, पर इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, विवाद है। 1603 भी लोग कहते हैं, पर यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि कभी आता है तो 1601 पे आप टिक लगाना, 1601 अगर ना हो तो 1603 पर टिक लगा देना, ठीक, क्योंकि पुराने दस्तावेजों में 1601 ही कहते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा विवाद है, इसमें यही बताया गया है। अब देख लेते हैं कि हैमलेट, अब यहाँ पे पूछा गया है, इन्होंने को बताया नहीं है कि पब्लिश की बात हो रही है कि परफॉर्मेंस की बात हो रही है कि लिखने की बात हुई है। तो हैमलेट जो है 1599 से लेके 1601 तक लिखा गया था, ठीक है, तो 1601 हमको मिल गया। अब देख लेते हैं कि ओथेलो इसके बाद आता है कि नहीं आता है। तो ओथेलो जो था 1603 में लिखा गया था, ठीक है। पब्लिकेशन डेट के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये आंसर गलत हो जाएगा, पर हम रिटर्न वाला देख रहे हैं कि कब लिखा गया था। 1603, ठीक है, सीक्वेंस बन रहा है मेरा, 1 है, 3 आ गया, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके बाद का किंग लियर और मैकबेथ। तो किंग लियर लिखा गया था 1605 से 1606 के बीच में लिखा गया था, और मैकबेथ लिखा गया था 1606 से लेकर 1607 तक, ठीक है। तो रिटर्न वाले पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है, लेकिन पब्लिश वाले व्यू से देखेंगे तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले फिर हैमलेट आना चाहिए था, फिर किंग लियर आना चाहिए था, फिर मैकबेथ आना चाहिए था, फिर ओथेलो आना चाहिए था। पर रिटर्न वाले दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये बी वाला आंसर होगा इसमें, ठीक है। ये लोग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, याद कर लेंगे, तो डी वाला आंसर हो जाएगा इसमें। अब देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 109, इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। ये लाइन कहाँ पे आई है, ठीक है। तो ये लाइन आई है लिसिडस से आई है, लिसिडस, ये लाइन यहाँ पे अपीयर हुई है लिसिडस में, तो डी वाला सही होगा। ये इनकी पोएम थी लिसिडस, जो इन्होंने अपने मित्र किंग एडवर्ड के बारे में लिखी थी, और उनको ये एड्रेस थी जिनका ये एक तूफान में जो मर गए थे, ठीक है। इनके बहुत ही खास दोस्त थे। और ये कैसी पोएम है ये फ्रेंड्स? पास्टोरल पोएम है। इस क्वेश्चन में भी आया, पूछा गया था ये कौन सी पोएम है, तो ये पास्टोरल पोएम है। तो यहीं पे लाइन आई थी, वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे, ये लाइन इसी में आती है लिसिडस पोएम में। अब देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 10, थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। मिल्टन ने
कहाँ पे ये बताया है कि ईश्वर जो है उसने मनुष्यों के लिए कुछ नियम कायदे बनाए हैं, कुछ उसने जस्टिस का उसने सिस्टम बनाया है, और जो ईश्वर जो भी अच्छा बुरा होता है उसके लिए पूरा सिस्टम एक बना के रखा है ईश्वर ने, किस तरह से जो गॉड है वो मनुष्यों को हैंडल करता है, क्या नियम कायदे उसने बना रखे हैं। तो सही जवाब है डी वाला होगा, पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में ही मिल्टन ने ये स्टेटमेंट कहा था, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, तो दिस फ्रेज इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट बुक ऑफ जॉन मिल्टन लॉन्ग एपिक पोएम पैराडाइज लॉस्ट। तो आप लोग ये भी याद कर लीजिए कि फर्स्ट बुक से पूछा गया था, क्योंकि ये बार बार पूछते हैं कि किस बुक से आया था। और इसमें इन्होंने क्या कहा है, जो उसकी पूरी लाइन है, मिल्टन राइट्स आई मे असर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। लाइन नंबर 26 है। यहाँ पे ये बात इसमें इन्होंने बताई है, जॉन मिल्टन ने कही है कि ह्यूमन काइंड वुड सफ़र द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देयर फॉल्ट, yet they would find the mercy and grace of God through knowledge and experience। गॉड ने, ईश्वर ने मनुष्यों को कंट्रोल करने के लिए ये नियम बनाया है कि यदि वे अच्छा काम करेंगे तो उनके साथ अच्छा होगा, यदि वे बुरा काम करेंगे तो उनके साथ बुरा होगा। यही सिस्टम गॉड ने बनाया है जस्टिस के लिए। ठीक है, और ये देखिए इसमें लाइन आ गई है, ये पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, उसमें ये लाइन है, एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। बुक फर्स्ट में आया है और पैराडाइज लॉस्ट में आया है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, और कुछ गलती हुई है तो कृपया कमेंट करके बताएं, जैसा भी हो, जो भी हुआ हो। ठीक है, तो थैंक यू।